7 साल की उम्र में मेरे दिमाग में अचानक एक ब्लैंक पैनल दिखाई दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि ये मेरा गोल्डन फिंगर है, लेकिन मैंने हर तरीका अपना कर देखा, फिर भी इसे एक्टिवेट नहीं कर पाया। जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुंच गया तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते ही इस पैनल ने वहां की किताबों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसमें हजारों किताबों की एक लिस्ट सामने आ गई जो अलग अलग फील्ड्स की थी। शुरुआत में इतनी सारी किताबें देखकर मैंने गिव अप करने का सोचा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं 3 दिन तक किताबें न पढ़ूं तो मेरी आवाज चली जाती थी और मैं गूंगा हो जाता था। मजबूर होकर मैंने कॉलेज के 4 सालों में वो सारी किताबें पढ़ डाली और उसके बाद मेरे दिमाग से वो पैनल गायब हो गया। कॉलेज ग्रेजुएशन के करीब जब मैं अपने हॉस्टल के तीनों दोस्तों के साथ फेयरवेल डिनर करके होटल से बाहर निकला तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन वो पानी शरीर पर गिरते ही हमें बिल्कुल गीला नहीं कर रहा था। उल्टा हमारी शराब का नशा पूरी तरह उतर गया और एक बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग आने लगी। उससे भी अजीब बात यह थी कि मेरे दिमाग से जो पैनल गायब हो गया था वो अचानक फिर से आ गया और इस बार पैनल पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, चार्जिंग मोड। ऐसी कौन सी पावर थी जो इस पैनल को चार्ज कर रही थी? मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये बारिश कोई आम बारिश नहीं है। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों से कहा, बड़े भाई युगलियांग, छोटी जो, चलो अभी जहां सबसे तेज बारिश हो रही है वहां चलते हैं और जब तक बारिश रुके नहीं तब तक भीगते हैं। मेरी बात सुनकर तीनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। दूसरे भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? माना कि ये बारिश अच्छी लग रही है, पर ऐसे लगातार भीगना सही है क्या? लेकिन मेरी आंखों में पक्का इरादा देखकर उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की और सोचा कि चलो ग्रेजुएशन से पहले एक बार फिर भाइयों के साथ पागलों की तरह एंजॉय कर लेते हैं। इसके बाद वो बारिश रात के 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक लगातार होती रही। नॉर्मली 6 घंटे बारिश में भीगने के बाद इंसान को ठंड लगनी चाहिए, थकावट और नींद आनी चाहिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि हम तीनों और भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। जब हम वापस लौटने वाले थे तभी मेरी नजर सड़क किनारे के पेड़ों पर पड़ी। जो पेड़ कल रात तक पूरी तरह सूखे हुए थे उनमें एक ही रात में ढेर सारी नई पत्तियां निकल आई थी। तभी तीसरे नंबर के भाई श्याओ युगलियांग ने अचानक चिल्लाकर कहा, भाइयों, मुझे एक बात पता चली है। कल रात पूरे ग्लोब पर बारिश हुई है, यहाँ तक कि रेगिस्तान और नॉर्थ पोल पर भी। ये सुनते ही मैं और बड़े भाई चेन ये तुरंत समझ गए। जल्दी चलो सुपरमार्केट। इतनी सारी अजीब चीजें एक साथ हो रही थी जिसका मतलब था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आम जनता को कुछ समझ आता उससे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर करना था। अगर हमारी बात गलत भी निकलती तो भी सामान बाद में काम आ जाता, लेकिन अगर सही निकली तो ये हमारी सर्वाइवल की गारंटी बन जाती। जब हम राशन उठाकर वापस लौट रहे थे तो हमें एक और अजीब बात महसूस हुई। तीसरा भाई श्याओ युगलियांग, जो पहले हमेशा बीमार और कमजोर रहता था, वो अब 40 किलो पानी की केन उठाकर तेजी से भाग रहा था और हम तीनों भी 100 किलो खाना बिना किसी परेशानी के उठाकर चल रहे थे। ये साफ तौर पर उस बारिश से मिले बॉडी एनहांसमेंट का असर था। हम सारा सामान हॉस्टल रूम में ले आए, लेकिन अगर सच में एपोकैलिप्स आने वाला था तो ये सामान बहुत कम था। इसलिए अगले 4 घंटों में हमने अपने पास मौजूद सारे पैसे खर्च कर दिए। रूम में भरे राशन को देखकर तीनों दोस्त फिर से परेशान हो गए। भाई, क्या तुम सच में श्योर हो? हमने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। मेरी नजर खिड़की से बाहर ही थी। खुद देखो, जो घास कल काटी गई थी आज वो हमारी जांघों तक आ चुकी है। यहाँ तक कि कीड़ों का साइज भी 2 से 3 गुना बड़ा हो गया है। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा या सुना है? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाकर चुप हो गए। इसके बाद मैंने उन सभी को अपने अपने घर फोन करके राशन स्टोर करने के लिए कहा। आधे दिन के अंदर ही दुनिया भर के लोगों को इन अजीब बदलावों का एहसास होने लगा। सुपरमार्केट्स और दुकानें खाली होने लगी। कई लोगों ने बारिश में भीगने के बाद अपने शरीर में हुए बदलावों को महसूस किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में बारिश तड़के सुबह हुई थी, इसलिए बहुत कम लोग बारिश में भीगे थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस पहली बारिश के ठीक 18 घंटे बाद पूरी दुनिया में फिर से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन ये दूसरी बारिश बिल्कुल अलग थी। इसका पानी शरीर पर पड़ते ही चुभन महसूस हो रही थी और उसमें से बदबू भी आ रही थी। सबसे बड़ी बात, मेरे दिमाग वाला पैनल इस बारिश पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों को रूम के अंदर खींचा और उन्हें अपने घर वालों को भी बारिश से दूर रहने की हिदायत देने को कहा। बड़े भाई चेन ये बाकी स्टूडेंट्स को भी अलर्ट करने बाहर जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं है, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। दोपहर से जब से लोगों को सामान स्टोर करने की बात समझ आई है तब से उन्होंने हमें अलग थलग कर दिया है। वैसे भी ये मेरा सिर्फ एक अंदाजा है, अगर गलत निकला तो वे उल्टा हमसे नफरत करने लगेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे फोन पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वार्निंग का मैसेज आया जिसमें सभी को बारिश से दूर रहने के लिए कहा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसमें आप पूरी तरह खो जाओगे। कॉलेज के ब्रॉडकास्ट पर भी यही अनाउंसमेंट हुई, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्हें लगा कि गवर्नमेंट उन्हें पावरफुल बनने से रोकने के लिए झूठ बोल रही है। सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन पावर कट हो चुका था। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब थोड़ी रोशनी हुई तब जाकर हमें बाहर का असली नजारा दिखा। कल तक जो खूबसूरत कैंपस था वो एक ही रात में बंजर जमीन में बदल चुका था। पेड़ पौधे लगभग पूरी तरह सड़ चुके थे, यहाँ तक कि लोहे की ग्रिल भी गल चुकी थी। सबसे भयानक बात यह थी कि पानी के गड्ढों में कई लाशें तैर रही थी जिनका मांस गल चुका था
और हड्डियां दिखाई दे रही थी। अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इस हाल में देखकर हम चारों सन्न रह गए। लेकिन अब हमें यकीन हो चुका था कि असली एपोकैलिप्स शुरू हो चुका है। अभी हम समझ ही रहे थे कि क्या करें, तभी तीसरे दिन की बारिश शुरू हो गई। इस बार डर के मारे कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें मुझ पर पड़ी, मुझे एहसास हुआ कि यह बारिश पहली वाली बारिश जैसी ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग भी था। मैंने बिना सोचे समझे अपने तीनों दोस्तों को बाहर खींच लिया। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे वहीं रुके रहे। वे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दूसरी बारिश से कम्युनिकेशन लाइंस डैमेज हो चुकी थी, इसलिए 2 घंटे बाद जाकर मैसेज मिला। सभी नागरिक तुरंत इस बारिश में बाहर आए। अगर कोई अजीब लक्षण महसूस हो तो मैसेज इतना छोटा और डायरेक्ट था। शायद गवर्नमेंट को भी समझ आ गया था कि इंसानियत पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है और सभी को एक साथ आना होगा। बारिश में खड़े होकर मुझे एक और खौफनाक बात नोटिस हुई। सूखी हुई घास तेजी से उगने लगी थी और जो कीड़े दूसरी बारिश में बच गए थे, उनका साइज कई गुना बढ़ गया था। दूर एक टिड्डा आधे इंसान के बराबर बड़ा हो चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इंसानों में ऐसा कोई फिजिकल चेंज नहीं दिख रहा था। जब हम रूम में वापस आए तब हमें असली सच्चाई का एहसास हुआ। अगर पहली बारिश बॉडी एनहेंसमेंट थी और दूसरी बारिश फिल्ट्रेशन, तो ये तीसरी बारिश स्पेशल एबिलिटीज यानी सुपर पावर्स देने के लिए थी। बड़े भाई चेन ये ने मुट्ठी भींची और उनके शरीर से एक पावरफुल एनर्जी निकली, जिसने उनके सामने आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार बना दी, जो एक ढाल की तरह खड़ी थी। चौथे भाई शू जाओ ने अपनी हथेली खोली तो उसमें से पानी की धार निकलने लगी, जो हवा में सांप की तरह तैरने लगी। तीसरे भाई श्याओ युगलियांग की एबिलिटी थोड़ी अलग थी। उसने बताया कि उसकी पावर कॉन्ट्रैक्ट की है, लेकिन अभी कोई सूटेबल क्रिएचर न होने की वजह से वो उसे दिखा नहीं सकता था। और मुझे मानो 2.5 एबिलिटीज मिली थी। पहली, बारिश से मिली मेंटल पावर। दूसरी, पूरी तरह चार्ज हुआ पैनल, जिसने मेरे लिए 500 क्यूबिक मीटर का वर्चुअल स्पेस खोल दिया था। और आधी एबिलिटी एक इन्फो पैनल की तरह थी। मैं किसी को भी देखता तो उसकी सारी स्टैट्स मेरे सामने आ जाती। यहां तक कि जब मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे अपनी खुद की इंफॉर्मेशन भी दिखने लगी। मैं खिड़की के पास गया और सीरियस होकर बोला, चलो सारा सामान पैक करके मेरे वर्चुअल स्पेस में रख लेते हैं, शायद हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर शू झाओ ने हैरानी से पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाहर तो हर तरफ म्यूटेटेड कीड़ों का कब्जा हो रहा है। गवर्नमेंट जल्द ही कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। और सच में थोड़ी ही देर में कॉलेज के स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ध्यान दें, जियांगचेंग शेल्टर बनकर तैयार हो चुका है। कल सुबह आर्मी की प्रोटेक्शन में सभी को शेल्टर ले जाया जाएगा। दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। भाई तुम तो अंतर्यामी निकले, सच में जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के सबसे तेज दिमाग हो। लेकिन मैंने सिर झुका लिया। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर इंसानियत को अपनी जमीन छोड़कर पीछे हटना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। शेल्टर जाने में अभी 1 दिन का समय बाकी था। खिड़की से बाहर उड़ते विशाल कीड़ों को देखकर मैं कुछ सोचने लगा। घर बैठकर इंतजार करने से बेहतर था कि बाहर जाकर अपनी नई पावर्स को टेस्ट किया जाए। जब मैंने ये बात तीनों को बताई तो वे भी काफी एक्साइटेड हो गए। तो सबसे पहले प्लेग्राउंड में चलकर उस मेंढक को देखते हैं। ये सुनकर चेन ये ने भौहें सिकोड़ी, भाई तुमने ही तो कहा था कि वो मेंढक जहरीला हो सकता है, उसके पास मत जाना। वो तो सिर्फ मेरा अंदाजा था, और अगर वो सच में जहरीला निकला तो ये तो और भी अच्छी बात है। ये कहते हुए मैंने तीसरे भाई श्याओ युगलियांग की तरफ देखा। मुझे ऐसे देखते देखकर वो घबरा गया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो नहीं कहा कि मुझे उससे उलझना है। भाई तुम मुझे उस भद्दे मेंढक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी शक्ल देखकर ही मेरी भूख उड़ जाती है। लेकिन अगर वो जहरीला हुआ तो बहुत पावरफुल होगा। फिर भी नहीं, ये सोचकर ही मुझे उल्टी आ रही है कि वो मेरे साथ जुड़ेगा। अरे ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई और ढूंढ लेंगे। हम हॉस्टल से बाहर निकले। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। 50 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थी और बीच बीच में कुछ कीड़े हम पर अटैक कर रहे थे। हालांकि साइज में बड़े होने के अलावा उनमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन अभी हमें चलते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमारा सामना पहले दुश्मन से हुआ। एक 3 मीटर ऊंची जाइंट मेंटिस हमारे सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और सामने लगे 2 तेज धारदार ब्लेड जैसे हाथ खौफनाक लग रहे थे। जब मैंने अपने पैनल से उसकी स्टैट्स देखी तो मेरे होश उड़ गए। उसकी तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज हम चारों से भी ज्यादा थी। अभी तीसरी बारिश हुए सिर्फ 6 घंटे हुए थे और इतना पावरफुल म्यूटेटेड बीस्ट तैयार हो चुका था। आगे चलकर कैसे कैसे मॉन्स्टर्स आएंगे ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। मैंने तुरंत बाकी तीनों को उसकी डिटेल्स बताई। तभी मैंटिस का एक धारदार ब्लेड हमारी तरफ तेजी से आया। हम सब तुरंत अलग अलग दिशाओं में कूद गए। शू झाओ की आंखों में चमक आई और उसके हाथों से पानी का तेज प्रेशर निकला, जो सांप की तरह मैंटिस के ब्लेड को छकाते हुए सीधे उसके पेट के नीचे पहुंचा और एक भारी हथौड़े की तरह उसके दिल पर लगा। मेंटिस दर्द से चीखने लगी और अपने ब्लेड्स को हवा में अंधाधुंध चलाने लगी। तभी चेन यी ने अपनी मुट्ठी भींची और जमीन से एक मजबूत मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, जिसने मैंटिस के हमले को रोक लिया। मेरी मेंटल अटैक पावर ऐसी बिना दिमाग वाली क्रीचर्स पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैं सिर्फ साइड में खड़े होकर गाइड कर रहा था। आखिरकार शू झाओ के एक वाटर एरो ने मेंटिस के पेट को पार कर दिया और वो विशाल कीड़ा जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही शू झाओ खुश होकर उसे लात मारने आगे बढ़ा, मैंने उसे तुरंत रोक दिया। रुक जाओ बड़े भाई, अपनी मिट्टी की पावर से इसके पेट पर एक और अटैक करो। शू झाओ तुरंत पीछे हटने लगा। साला ये तो
मरने का नाटक कर रहा था। चेन ये ने जैसे ही एक भारी पत्थर उस पर पटका, मेंटिस के पेट से बदबूदार काला पानी निकला और वो पूरी तरह शांत हो गई। लेकिन पास खड़ा श्याओ युगलियांग उदास दिख रहा था। उसे लग रहा था कि वो यहाँ सिर्फ फालतू में आया है। बड़े भाई टैंक और फाइटर दोनों हैं, दूसरे भाई कंट्रोलर हैं और चौथा भाई हाई डैमेज फाइटर है, जबकि वो खुद कोई मदद नहीं कर पा रहा था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उदास कदमों से मेरे पास आया। भाई, मैंने कहा, फिक्र मत करो, शायद आगे हमें कोई ज्यादा बेहतर क्रिएचर मिल जाए। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन भाइयों को जान जोखिम में डालते देखना और खुद कुछ न कर पाना, ये लाचारी बहुत परेशान करती है। मैंने कहा, ठीक है, चलो पहले उस मेंढक के पास चलते हैं, स्थिति देखकर फैसला करेंगे। जब हम आगे बढ़ने ही वाले थे तभी मेरे दिमाग में मेंटिस की इंफॉर्मेशन बदल गई। नाम जाइंट मेंटिस लेवल, एक म्यूटेटेड बीस्ट स्टेटस, डेढ़ बची हुई वैल्यू, धारदार ब्लेड पैर एक जोड़ी, इनकम्प्लीट क्रिस्टल कोर एक ही। ये देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लग ही रहा था कि कुछ छूट रहा है। असली मजा तो लूटने में है। मैंने अपने वर्चुअल स्पेस से एक किचन नाइफ निकाला और मेंटिस के दोनों पैर काट लिए। उन्हें हवा में घुमाते हुए बोला, वाह, एक पैर ही 25 किलो का है, ये मेरे और श्याओ युगलियांग के लिए सेल्फ डिफेंस के काम आएगा। फिर मैंने उसके पेट से टेबल टेनिस बॉल जितना बड़ा एक क्रिस्टल कोर निकाला। हालांकि अभी इसका यूज नहीं पता था, इसलिए मैंने इसे स्पेस में रख लिया। इसके बाद हम बड़े मेंढक की तरफ बढ़ने लगे। हवा में कोहरा और घना हो रहा था और रास्ते में बार बार म्यूटेटेड बीस्ट हमला कर रहे थे। सिर्फ 600 मीटर की दूरी तय करने में हमें लगभग 1 घंटा लग गया। आखिरकार कोहरे में छिपा वो विशाल मेंढक हमें दिख ही गया। ऊंचाई में वो मेंटिस जितना ही था, लेकिन उसका शरीर किसी बड़े ट्रक जितना चौड़ा था। उसकी दोनों आंखें गोल गोल घूम रही थीं और वो बीच बीच में अपनी लंबी जीभ निकालकर फुटबॉल जितने बड़े मच्छरों को निगल रहा था। शू जाओ काफी देर तक देखता ही रह गया। भाई, क्या हम सच में इससे लड़ने वाले हैं? मुझे लगता है ये मुझे एक ही सांस में निगल जाएगा। मैंने उस विशाल जीव को देखा। अभी सिर्फ कुछ ही घंटे बीते हैं और ये कई गुना बड़ा हो चुका है। तभी मेरे दिमाग में 2 इंसानी दिमागों की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने सीरियस होकर कहा, कोई और भी यहाँ आया है? तभी कोहरे में से 2 पुलिस वाले बाहर आए। बच्चों, यहाँ बहुत खतरा है, तुरंत अपने हॉस्टल रूम में वापस जाओ। शू झाओ को लगा जैसे कोई सहारा मिल गया हो। अंकल, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। हम प्लान बना रहे थे कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराएं। ये सुनते ही सीनियर पुलिस अफसर चिल्लाया, बकवास बंद करो, ये मॉन्स्टर पहले ही 5 लोगों की जान ले चुका है और वे सब तुम जैसे स्टूडेंट्स ही थे। हम भी इसे सिर्फ यहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इससे लड़ना चाहते हो? तुरंत वापस जाओ। अंकल, क्या आप लोग भी इसे खत्म नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास गोलियां कम हैं। कल शेल्टर जाते वक्त न जाने कितनी गोलियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहते। तो क्या आपने किसी एबिलिटी यूजर की मदद नहीं ली? पास खड़ी लेडी पुलिस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, यूजर, पहली स्टेज वाले यूजर्स सिर्फ शारीरिक रूप से थोड़े मजबूत होते हैं। ऐसे म्यूटेटेड बीस्ट के सामने वे किसी खाने की प्लेट जैसे हैं और जिन्हें गलती से 2 बार बारिश में भीगने का मौका मिला हो, ऐसे लोग तो पूरे शहर में गिने चुने ही हैं। यानी सिर्फ 2 बार बारिश में भीगने वाले ही एबिलिटी अनलॉक कर सकते हैं। क्या भीगने की टाइमिंग का भी कोई असर होता है, या किसी ने बारिश का पानी जमा करके उसमें नहाने की कोशिश की? तीसरी बारिश के वक्त कई लोगों ने पानी जमा किया था, लेकिन बारिश खत्म होते ही वो पानी नॉर्मल वाटर बन गया। नहाने की बात तो छोड़ो, उसे पीने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जहां तक टाइमिंग की बात है, रिसर्च बताती है कि जो जितनी देर बारिश में रहा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ी। तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो गई हो तो अब वापस जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर मेरे तीनों दोस्तों ने मेरी तरफ देखा। वे मेरे फैसले का इंतजार कर रहे थे। मैंने उस विशाल मेंढक की स्टैट्स चेक की। वो इवोल्यूशन की कगार पर था। अगर इसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो पूरा कॉलेज इसका खाना बन जाएगा। इसलिए इसे इवॉल्व होने से पहले ही खत्म करना जरूरी था। जैसे ही शू जाओ आगे बढ़ने लगा, मैंने उसे रोक दिया। रुको, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये कहकर मैंने वर्चुअल स्पेस से एक सर्च लाइट निकाली और तेजी से मेंढक की तरफ भागा। मेरे तीनों दोस्त भी मेरे पीछे दौड़े। दोनों पुलिस वाले ये देखकर हैरान रह गए। इतनी स्पीड, क्या ये सब एबिलिटी यूजर्स हैं? मैंने सर्च लाइट की रोशनी सीधे मेंढक की आंखों पर डाली। मेरी नॉलेज के मुताबिक मेंढक रात में एक्टिव होते हैं और तेज रोशनी सहन नहीं कर पाते। जैसे ही लाइट उसकी आंखों में पड़ी, वो 2 सेकंड के लिए थम गया, लेकिन ज्यादा देर तक इसका असर नहीं रहा। तभी शू झाओ ने उस पर पानी का अटैक किया, लेकिन मेंढक पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो मुड़कर देखा भी नहीं। शू झाओ को लगा जैसे मेंढक उसका मजाक उड़ा रहा है। वो फिर से हमला करने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। इस मेंढक के पास वाटर एबिलिटी है, इसलिए इस पर पानी का असर नहीं होगा। इस बार मुझे ट्राई करने दो। मैंने आंखें बंद की और अपनी मेंटल पावर को एक तीखे तीर की तरह मेंढक के दिमाग में उतार दिया। मेंढक दर्द से करा उठा और उसके शरीर से तेजाबी जहर निकलने लगा, जिससे आसपास की घास जल गई। इसके बाद मैंने सर्च लाइट से उसे 2 सेकंड के लिए फिर स्टन किया और बाकी तीनों ने उस पर अटैक कर दिया। हम चारों मिलकर मेंढक के साथ गुरिल्ला फाइट करने लगे। तभी एक युवा पुलिस वाला सीनियर अफसर के पास दौड़ता हुआ आया। कैप्टन, वो जाइंट मैंटिस किसी ने मार दी है और उसके क्रिस्टल कोर भी निकाल लिए हैं। पास खड़ी लेडी पुलिस अफसर ने हैरान होकर कहा, क्रिस्टल कोर? तुम उसकी बात कर रहे हो? युवा पुलिस वाले ने जब हमारी तरफ देखा तो दंग रह गया। हाँ, क्या सच में इन स्टूडेंट्स ने उसे मारा था? आधे घंटे की लड़ाई के बाद मेंढक बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि मामला उल्टा पड़ गया है, इसीलिए वो भागने लगा। चेन ये ने तुरंत मिट्टी की दीवार बनाकर रास्ता रोका, लेकिन मेंढक के लिए वो दीवार कुछ नहीं थी। वो एक ही छलांग में हवा में उछल गया, लेकिन जैसे ही वो हवा में था, मैंने फिर से उसके दिमाग पर मेंटल अटैक कर दिया। उसका भारी शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। हम चारों ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। मेंढक की सांसें उखड़ने लगी। उसकी आंखें मानो दया की भीख मांग रही
थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई तरस नहीं था। तीसरे भाई, क्या तुम इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? श्याओ युगलियांग ने कुछ देर सोचा। भाई, इसे मार दो, इसके हाथों पर हमारे कई दोस्तों का खून लगा है, ये जीने के लायक नहीं है। मैंने सिर हिलाया और बिना किसी रहम के मेंटिस के ब्लेड से उसे खत्म कर दिया। नाम जाइंट टॉड लेवल, एक म्यूटेटेड बीस्ट स्टेटस, डेड बची हुई वैल्यू, पॉइजन सैक, वाटर पॉइजन क्रिस्टल कोर, म्यूटेटेड मीट पॉइजन सैक और क्रिस्टल कोर निकालने के बाद मैंने पूरे मेंढक के मांस को अपने स्पेस में रख लिया। ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। क्या ये स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर है? उन्हें पता था कि पूरी आर्मी में एक भी स्पेस यूजर नहीं था और एपोकैलिप्स में यह पावर सामान ले जाने के लिए सबसे बेस्ट थी। कैप्टन हु इस टैलेंट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वे तुरंत हमारे पास आए। बच्चों, क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? हम चारों सोच में पड़ गए। आर्मी ज्वाइन करने से हमें सबसे ज्यादा सेफ्टी मिलती, लेकिन काफी सोचने के बाद हमने मना कर दिया। आर्मी अच्छी थी, लेकिन हम जैसे नए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं थी। कैप्टन हु ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर हम कल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को शेल्टर ले जाने में मदद करें तो बदले में वे हमें 4 असॉल्ट राइफलें और 12 ग्रेनेड देंगे। हमारी आंखें चमक उठी। एक तो हम खुद शेल्टर जा रहे थे और दूसरा, कौन सा लड़का गन्स का ऑफर ठुकरा सकता था? हमने तुरंत हाँ कर दी। पुलिस वाले के जाने के बाद मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ। 2 बड़ी लड़ाइयों के बाद भी हमें बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही थी। जब मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्हें भी ये बात अजीब लगी। तभी मैंने अपने दिमाग के पैनल को देखा तो वहां एक बैटरी बार दिख रहा था जो 50% चार्ज था। क्या ये पैनल हमारे शरीर को एनर्जी दे रहा था? अगर बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा? क्या पैनल गायब हो जाएगा? तभी मुझे महसूस हुआ कि पैनल को उस मेंटिस के क्रिस्टल कोर की सख्त जरूरत है। दोस्तों की इजाजत लेकर मैंने वो क्रिस्टल कोर पैनल को दे दिया, जिसके बाद वो फिर से चार्जिंग मोड में चला गया। इसके बाद हम कैंपस में और क्रिस्टल कोर ढूंढने लगे, लेकिन काफी घूमने के बाद हमें सिर्फ एक म्यूटेटेड चूहे से ही कोर मिला। भाई, क्या हमारे कॉलेज में इतने ही मॉन्स्टर्स थे? शायद वो मेंढक ही यहाँ का सबसे पावरफुल बीस्ट था। उसके मरने के बाद बाकी समझदार मॉन्स्टर्स भाग गए होंगे। जब हम रूम में लौट रहे थे तभी हमें अचानक आड़ू के फूलों की खुशबू आई, लेकिन जून के महीने में फूल कहां से आ गए? मैंने तुरंत अपनी इन्फो एबिलिटी से आसपास देखा। वो क्रिएचर हम पर हमला करने के बजाय हमारे साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। जैसे ही मैं उसे देखने की कोशिश करता वो गायब हो जाता। मैंने तीनों के कान में प्लान बताया और हम चारों अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए। जैसे ही वो बाहर आया मैंने उस पर मेंटल अटैक किया। चेन यी और शू जाओ ने भी अपने अटैक किए। जब वो क्रिएचर बचने के लिए एकमात्र खाली जगह की तरफ भागा तो श्याओ युगलियांग ने उस पर छलांग लगा दी। वो छोटा सा जीव सीधे श्याओ युगलियांग की गोद में आ गिरा और तब जाकर हमने उसका असली रूप देखा। वो हथेली जितने साइज की एक छोटी सी ट्री स्पिरिट थी। टाइप म्यूटेटेड पीच ट्री लेवल, एक एबिलिटी प्लांट पावर 15, स्पीड 30, हेल्थ 20, मेंटल 25 एबिलिटी, नेचर स्किल हीलिंग। मेरी आंखें चमक उठी। तीसरे भाई, ये तो हीलर है। हमारी टीम में एक हीलर की कमी थी, तुम्हें कैसी लगी? भाई, अब सोचना क्या, इसी को चुनते हैं। वैसे भी मार धाड़ करना मेरा स्टाइल नहीं है। उसने छोटी ट्री स्पिरिट को हाथों में उठाया। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें छुपम छुपाई खेलना पसंद है? मेरे घर चलोगी? मेरा घर बहुत बड़ा है। ट्री स्पिरिट की आंखों में खुशी की चमक आई, लेकिन फिर वो उदास हो गई। युगलियांग, अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेस खोलो। शायद इसे कोई हिचकिचाहट है। श्याओ युगलियांग ने आंखें बंद की और उसके सामने अपनी कॉन्ट्रैक्ट दुनिया खोल दी, जहां पहाड़, नदियां और हरे भरे मैदान थे। ट्री स्पिरिट की पत्तियां खुशी से झूम उठी। उसे अंदर की ताजी एनर्जी महसूस हुई और वो कूद कर अंदर चली गई। श्याओ युगलियांग ने आसानी से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। जब मैंने उसकी स्टैट्स देखी तो मैं हैरान रह गया। हालांकि उसे हीलिंग पावर नहीं मिली थी, लेकिन उसे टेलीपोर्ट पावर मिली थी जो फाइट में बहुत काम की थी। साथ ही एक ही दिन में उसकी चारों बेसिक स्टैट्स बहुत बढ़ गई थी। मैंने बाकी दोनों की स्टैट्स भी देखी, उनकी पावर्स भी बढ़ चुकी थी। क्या मॉन्स्टर्स को मारने से हम स्ट्रांग हो रहे थे या इस कोहरे की वजह से? कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम ढलने लगी थी, इसलिए हम हॉस्टल लौट आए। श्याओ युगलियांग को महसूस हुआ कि ट्री स्पिरिट बाहर आना चाहती है। चेन ये ने हंसते हुए कहा, तुमने उससे छुपम छुपाई खेलने का वादा किया था, भूलना मत। लेकिन जैसे ही उस छोटी बच्ची ने हॉस्टल रूम को देखा, उसकी पत्तियां गुस्से से मुरझा गई, मानो पूछ रही हो, क्या यही तुम्हारा बड़ा घर है? श्याओ युगलियांग ने झेपते हुए अपना सिर खुजलाया। वो इस छोटे से रूम की बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसका अपना बड़ा घर, न जाने उसे दोबारा देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं, और उसके घर वाले किस हाल में होंगे। छोटी ट्री स्पिरिट बहुत समझदार थी। उसने श्याओ युगलियांग की उदासी समझ ली और अपनी पत्तियों से उसके गालों को सहलाने लगी। मैंने हंसकर कहा, चलो इसका कोई नाम रखते हैं। हाँ भाई, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल। श्याओ युगलियांग ने उससे पूछा और बोला, ये कह रही है कि इस पर फूल खिलते हैं, तो ये फीमेल है। फीमेल? फिर तो तुम ही इसका नाम रखो। काफी सोचने के बाद उसने उसका नाम रखा लुओहोंग। छोटी ट्री स्पिरिट को अपना नया नाम बहुत पसंद आया और वो खुशी से नाचने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में छत से अजीब सी आवाजें आने लगी और खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ा साया लहराया। मैंने तुरंत पुरानी घड़ी निकाली। रात के 2:30 बज रहे थे। शू झाओ
ने घबरा कर पूछा, भाई क्या बात है? मैंने खिड़की से बाहर देखा, 2 मीटर के पंखों वाले विशाल चमगादड़ हॉस्टल बिल्डिंग के चक्कर लगा रहे थे। आधी रात तक सब कुछ शांत इसलिए था क्योंकि ये मॉन्स्टर्स चौथी बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि वे और ज्यादा पावरफुल बन सकें। लेकिन जब चौथी बारिश नहीं हुई तो उन्होंने हॉस्टल में मौजूद इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चारों हॉस्टल इमारतों में खौफ फैल गया। चेन ये परेशान होकर बोले, भाई क्या हमें बाहर जाकर बचाना चाहिए? थोड़ा रुको, पुलिस और गार्ड्स आते ही होंगे, तब निकलेंगे। लेकिन वे सब हमारे क्लासमेट्स हैं, पुलिस के आने तक तो कई लोग मारे जाएंगे। बड़े भाई, एपोकैलिप्स में लोगों का मरना तय है, आपको ये बात समझनी होगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि लोग हमारी मदद को मुफ्त की चीज न समझें। 15 मिनट बाद पुलिस बल वहां पहुंचा और चमगादड़ों से भिड़ गया। हम भी नीचे भागे। एक पुलिस वाला जख्मी हो चुका था। श्याओ युगलियांग ने तुरंत ट्री स्पिरिट से उसका इलाज कराया और हम तीनों लड़ाई में कूद पड़े। एक चमगादड़ मेरी तरफ झपटा, मैंने खुद को बचाया और मेंटिस के ब्लेड से उस पर हमला कर दिया। वो भागने ही वाला था कि मैंने टॉर्च निकालकर उसकी आंखों पर रोशनी मार दी। वो सुन्न होकर नीचे गिर पड़ा और मैंने एक ही वार में उसे मार दिया। मैंने अपने स्पेस से टॉर्च निकालकर बाकी तीनों को भी दे दी। बाहर के चमगादड़ खत्म हो चुके थे, लेकिन कई चमगादड़ इमारतों के अंदर घुस गए थे। कैप्टन ने 4 टीमें बनाई। चेन यी, श्याओ युगलियांग और शू जाओ पहली, दूसरी और तीसरी बिल्डिंग में गए, जबकि मैं चौथी बिल्डिंग में रुका क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर छिपा है। छठी मंजिल के एक खाली रूम का दरवाजा खोलते ही मेरी रूह कांप गई। कमरे जितना बड़ा एक विशाल चमगादड़ मुझे घूर रहा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। नाम ब्लड बैट किंग लेवल 2, एबिलिटी बीस्ट पावर 34.5, स्पीड 36.7, मेंटल 31.6 एबिलिटी, ब्लड कमजोरी, प्रेग्नेंट है इसलिए पावर आदि हो चुकी है। जैसे ही मैंने स्टैट्स देखी वो लाल बिजली की तरह मेरी तरफ झपटा। मैं तुरंत कॉरिडोर में कूदा। उसने मुझ पर हमला किया लेकिन मैंने तुरंत मेंटल अटैक कर दिया। उसके दिमाग में तीर सा लगा और वो दर्द से चीख उठा। उसकी ब्लड पावर मेरे मेंटल अटैक को नहीं रोक पा रही थी, जिससे वो और भड़क गया। उसने दीवार तोड़ते हुए मुझ पर फिर हमला किया। मैंने दूसरी बार मेंटल अटैक किया। उसकी चीख सुनकर बाकी कमरों के स्टूडेंट्स ने दरवाजे और कसकर बंद कर ली। डर के मारे किसी ने बाहर आकर मदद नहीं की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बैट किंग की चीख हुए सुनकर आसपास के सारे छोटे चमगादड़ भी यहाँ खींचे चले आ रहे थे। आते हुए चमगादड़ों की आवाज सुनकर मुझे समझ आ गया कि इसे तुरंत मारना होगा। मेंटल अटैक इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहा था। जब बैट किंग फिर झपटा तो मैंने हटकर मेंटिस ब्लेड से उसकी जीभ पर कट लगाया और उस मेंढक का जहरीला पॉइजन सैक सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया। लेकिन इस चक्कर में उसके दांत से मेरा हाथ बुरी तरह कट गया और खून बहने लगा। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल गया। वो तड़पने लगा और कुछ ही देर में मर गया। लड़ाई खत्म होते ही मेरे हाथ में भयंकर दर्द होने लगा। फर्श पर खून बह रहा था। एपोकैलिप्स कोई खेल नहीं था। तभी दर्जनों छोटे चमगादड़ वहां पहुंच गए। मैं ब्लेड थामकर खड़ा हो गया। अब आखिरी सांस तक लड़ना था। तभी सीढ़ियों से भागने की आवाज आई। चेनिये और बाकी सब वहां पहुंचे। मुझे खून में लथपथ देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। दूसरे भाई श्याओ युगलियांग ने तुरंत ट्री स्पिरिट से मेरा इलाज कराया। शू झाओ गुस्से से चमगादड़ों को घूरने लगा। चेनिये ने मेरे बहते खून और बंद पड़े कमरों के बंद दरवाजों को देखा। एक भी स्टूडेंट मदद के लिए बाहर नहीं निकला था। भले ही उन्हें तीसरी बारिश से पावर्स मिली थी, फिर भी वे कायरों की तरह छिपे रहे। उस पल चेनिये को समझ आ गया कि मैंने क्यों कहा था कि किसी की मदद मुफ्त में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खुद से कहा, चेनिये ये एपोकैलिप्स है, अपनी फालतू हमदर्दी को अब खत्म कर दो। पुलिस टीम ने बाकी चमगादड़ों का सफाया कर दिया। बैट किंग के पास मुझे 4 छोटे बच्चे भी मिले। पालूं या मारूं? मैंने उन्हें फिलहाल छुपा दिया और लूट का सामान इकट्ठा करने लगा। कैप्टन हु मेरे पास आए। जियांगचुआन, तुम मॉन्स्टर्स के शरीर से क्या निकाल रहे थे? क्रिस्टल कोर। ये क्या होता है? ज्यादा तो नहीं पता, पर मेरी सिक्स्थ सेंस कहती है कि ये बहुत काम की चीज है। आप लोग भी इसे इकट्ठा करें। कैप्टन ने सिर हिलाया और इसे बेस पर रिपोर्ट करने का सोचा। सुबह हो चुकी थी। हम रूम में आराम कर रहे थे। श्याओ युगलियांग ने कहा, भाई तीसरा चमगादड़ मारने के बाद मेरे दिमाग में आवाज आई कि मेरी पावर अब और नहीं बढ़ सकती। मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे भी। मैंने उनकी स्टैट्स देखी। उन सबकी स्टैट्स 30 से नीचे थी, जबकि मेरी ठीक 30 थी। क्या लेवल 2 पर जाने के लिए खुद अपने हाथों से किसी लेवल 2 मॉन्स्टर को मारना जरूरी था? मैंने अपने स्पेस से 63 लेवल 1 क्रिस्टल कोर और एक लेवल 2 कोर निकाला। क्या तुम्हें पता है इनका क्या यूज है? शू जाओ बोला, भाई क्या वो मेंढक वाला कोर मुझे मिल सकता है? मुझे लग रहा है वो मेरे काम का है। मुझे समझ आ गया। शू जाओ वाटर यूजर है और मेंढक वाटर पॉइजन टाइप था, यानी सेम एलिमेंट वाले कोर ही यूजफुल थे। हमने नियम बनाया, जिसकी एलिमेंट का कोर होगा वो उसी को मिलेगा। सुबह स्टूडेंट्स शेल्टर जाने के लिए इकट्ठा होने लगे, लेकिन हम चारों एक काम में व्यस्त थे, लूटपाट। बाकी लोगों ने जो राशन छोड़ा था मैंने अपने स्पेस में भर लिया। 5 बोरी आटा, 7 बोरी चावल, अल्कोहल और बहुत सारा राशन। फिर हम बैट किंग के बच्चों वाले रूम में गए। क्या तुम इन्हें पालना चाहते हो? नहीं भाई, इन्हें देखकर मुझे आपके हाथ का जख्म याद आता है। मैंने सिर हिलाया और चारों बच्चों को खत्म कर दिया। हम जी ही पॉइंट पहुंचे, पर 10,000 लोगों की भीड़ वहीं खड़ी थी। कैप्टन हु परेशान दिख रहे थे। अंकल, हम अपनी गन्स लेने आए हैं। उन्होंने हमें 4 लेटेस्ट असॉल्ट राइफलें और 20 एंटी टैंक ग्रेनेड दी। शुजाओ ने पूछा, क्या देर नहीं हो रही? मैंने कहा, फिक्र मत करो। कैप्टन हु ने बात करते वक्त 3 बार घड़ी देखी है। वे किसी बड़े अफसर या बेस के बंदे का इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे बाद एक फटेहाल कपड़ों वाला आदमी
कैप्टन के साथ दिखा। कैप्टन ने अनाउंस किया, सभी ध्यान दें, जियांगचेंग शेल्टर में जगह खत्म हो चुकी है। शेल्टर जाने का प्लान कैंसिल किया जाता है। यूनिवर्सिटी को ही टेम्परेरी शेल्टर बनाया जा रहा है। सभी हॉस्टल वापस जाएं। ये सुनते ही भीड़ में भगदड़ मच गई। 10,000 में से 7,000 लोग वापस चले गए। सिर्फ 2,000 से 3,000 लोग बचे। मैंने ठंडी सांस ली। बेवकूफ लोग। पुलिस सिर्फ हिम्मत वाले लोगों को छांट रही थी। जो डरे वे पीछे रह गए। फिर मैंने उस फटेहाल आदमी को देखा। उसके पास भविष्यवाणी की एबिलिटी थी। मैंने दोस्तों को बताया, यह आदमी खतरा पहले ही भांप लेता है, पर इसकी एबिलिटी की भी कुछ लिमिट्स होंगी, इसलिए हमें अपने दम पर ही आगे बढ़ना होगा। आखिरकार हम आगे बढ़े। 2 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर का सफर तय हुआ। रास्ते में कई छोटे मॉन्स्टर्स आए जिन्हें पुलिस ने मार गिराया। तभी पास के जंगल से सरसराहट की आवाज आई। एक बाघ के साइज की विशाल जंगली बिल्ली बाहर झपटी। आगे खड़ी बड़ी ऑरेंज कैट की फर सूरज में लोहे की तरह चमक रही थी। नाम फायर ऑरेंज लेवल। 2 एबिलिटी बीस्ट पावर 34, स्पीड 38, मेंटल 32 एबिलिटी, फायर स्किल्स, फायर बॉल, फ्लेम शील्ड, फ्लेम डांस कमजोरी। चेहरे पर एक करारा वार। ये पहला ऐसा बीस्ट था जिसकी लगभग कोई कमजोरी नहीं थी।